वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद गौरव। मेरे इस चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैंने चैनल का जो नाम है वो स्लाइटली चेंज किया है ड्यू टू सम रीजंस, क्योंकि इस जो पुराना जो चैनल था मेरा एजुकेशन हब जो है उसके नाम से ऑलरेडी बहुत सारे चैनल थे। तो कॉपीराइट के इश्यू की वजह से मुझे नाम थोड़ा चेंज करना पड़ा और सर्च की भी दिक्कत जो है वो कई स्टूडेंट्स को हो रही थी। ठीक है दोस्तों, तो मैंने इसीलिए अपना चैनल का नाम जो है वो स्लाइटली चेंज किया है। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। ठीक है, तो आज मैं आपके बीच में फिर से एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके जो जितने भी टॉपिक्स हैं वो मैं सारे के सारे जो है वो पढ़ा रहा हूँ आपको। और इसी श्रेणी में जो है मैं आज आपके बीच में एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो कि रिलेटेड होगा किससे, डिसिप्लिन से, अनुशासन से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो पूरे वीडियो को आप पूरे ध्यान से देखना, अच्छे से समझना, और इससे तब जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आप उसको हल करने या उसका जवाब देने के आप आराम से उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप पूरा वीडियो पूरे ध्यान से देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात हो रही है कि अनुशासन का अर्थ एवं स्वरूप, यानी कि डिसिप्लिन का मीनिंग एंड उसका जो स्वरूप है वो क्या है। तो पहले सबसे पहले है कि डिसिप्लिन यानी अनुशासन एक ऐसा पद है जिसे विभिन्न अर्थों में प्रारंभ से ही लोगों ने प्रयोग किया है। अनुशासन पद का अंग्रेजी रूपांतरण डिसिप्लिन है, जो कि डिसाइपल से बना हुआ है और जिसका अर्थ होता है शिष्य या चेला। ठीक है ना, तो डिसिप्लिन जो है वो डिसाइपल से बना है, और डिसाइपल जो है आप सब जानते हैं उसका मतलब होता है शिष्य या जो चेला या कुछ भी आप उसको स्टूडेंट कह सकते हैं। तो जो अनुशासन है वो किसके लिए है बना हुआ शब्द, इसी से जो है वो जो डिसिप्लिन डिसाइपल है उसी से ये शब्द होके आया है, और जिसके कारण से हम जो है विद्यालय में इसका प्रयोग या इसको इस शब्द का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जो हॉफमैन है उनके अनुसार सामाजिक समूह द्वारा अनुमोदित नैतिक व्यवहार को बालकों को सिखाना ही अनुशासन है। तो जो अनुशासन है वो क्या है, सामाजिक समूह के द्वारा अनुमोदित जो नैतिक व्यवहार है या मॉरल जो कैरेक्टर है उसको हमें बच्चों को अगर सिखाना है तो उसी को हम क्या कहते हैं, अनुशासन कहते हैं। ठीक है, तो जो शिष्य होते हैं वो अपने गुरु से जो है अलग अलग तरीके, अपने नियम और विधियों को सीखता है, जिससे उसकी ज़िंदगी में जो है वो खुशी एवं कर्तव्य निष्ठा का गुण क्या हो, विकसित हो सके। ठीक है ना, और किसी भी समाज जो है उसके निर्माण के लिए अनुशासन की क्या होती है, विशेष एक भूमिका होती है। अनुशासन क्या होता है, मानव को एक श्रेष्ठता प्रदान करता है तथा समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और साथ के साथ जो अनुशासन का प्रारंभिक चरण है वो हमेशा याद रखना वो परिवार से शुरू होता है, यानी कि अपने घर या परिवार से वो चीज़ शुरू होती है और धीरे धीरे समाज उसमें जुड़ता जाता है। नेक्स्ट है, किसी भी समाज के निर्माण में अनुशासन की विशेष भूमिका होती है, और अनुशासन मानव को श्रेष्ठता प्रदान करता है तथा समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यही चीज़ मैंने अभी आपको बताई। ठीक है, नेक्स्ट है कि अब आगे वो बात कर रहा है कि विद्यालय में अनुशासन के क्या उद्देश्य एवं लक्ष्य हैं। तो भाई जो अनुशासन है वो अनुशासित, आपको पता है कि जो अनुशासित छात्र होते हैं वो अध्यापकों के भी और प्रधानाध्यापक सबके प्रिय होते हैं। वो अनुशासित जो छात्र हैं उनमें कार्यों को टालने की जो है प्रवृत्ति बिल्कुल भी नहीं होती है, और वे उचित समय पर क्या करते हैं, अपने कार्यों को पूरा करते हैं, और भविष्य में भी वो अपने लाइफ के अंदर वो सफल होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है अनुशासन का जो उद्देश्य है उस और लक्ष्य है स्कूल के अंदर, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि स्कूल विद्यालय के अंदर अनुशासन बना रहे। ठीक है, तो उसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं कुछ इस प्रकार से। पहला है आत्म नियंत्रण की क्षमता विकसित करना। तो विद्यार्थियों के अंदर जो है वो जो आत्म नियंत्रण है वो विकसित करना, उसमें जो है आपका अनुशासन का बहुत बड़ा महत्व है। भाई जो अगर अनुशासन नहीं होगा, अनुशासनहीन हो गए, तो बच्चे के अंदर जो है व्यवहार किस प्रकार का आ जाएगा, समस्यात्मक व्यवहार एक तरह से उसके अंदर उत्पन्न हो जाएगा, जिसमें कि वो चोरी करना सीखेगा, लड़ाई करना सीखेगा, धोखेबाजी करना सीखेगा, उदंडी एक प्रकार का बच्चा बन जाएगा। ठीक है, अगर उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल या आत्मनियंत्रण नहीं है, तो आत्मनियंत्रण जो है वो बच्चे को क्या करता है, आत्म अनुशासित बनाता है। ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन। ठीक है, और सेल्फ डिसिप्लिन होना आज के समय में जो है वो
क्या है, ये मनोवैज्ञानिक जो शिक्षा है उसके अंदर यही बात बोली गई है कि बच्चे को क्लास के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। उसको किसी भी प्रकार के दंड या किसी ज़बरदस्ती से उसका डिसिप्लिन नहीं बनाया जा सकता है, बल्कि इस प्रकार का माहौल तैयार करना है जिससे बच्चा सेल्फ डिसिप्लिन हो जाए। तो इसीलिए सबसे ज़रूरी है सेल्फ कंट्रोल, ठीक है ना। तो समझ गए आप लोग ये चीज़। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है व्यवहार संबंधी समस्याओं का निवारण। यानी कि बच्चे के व्यवहार में अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत है, बच्चा अत्यधिक शरारती है या उदंडी है, तो इस प्रकार के बच्चों के व्यवहार में इन समस्याओं के निराकरण के लिए उसका जो है डिसिप्लिन होना जरूरी है, या विद्यालय के अंदर अनुशासन जो है वो बहुत अच्छा होना जरूरी है, ताकि धीरे धीरे उसके व्यवहार के अंदर जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, और न केवल विद्यालय बल्कि उसके घर के व्यवहार में भी जो है वो अनुशासन का उचित महत्व है, ठीक है ना। थर्ड है उदार मनोवृत्ति का विकास। उदार मनोवृत्ति यानी कि जो आधुनिक समय है उसमें अनुशासन का जो उद्देश्य है, उसमें छात्रों के स्कूल के जो अधिकारी हैं एवं शिक्षक हैं उनके प्रति तथा माता पिता के प्रति उदार मनोवृत्ति का विकास करना, ठीक है ना। और छात्रों को अनुशासित करने का लक्ष्य यह भी है कि इन लोगों द्वारा जो दिए गए सुझाव हैं, आदेश हैं और परामर्श हैं, उसको वे स्वेच्छा से मानकर उसके अनुकूल व्यवहार करने लगे, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मतलब बच्चा उदार नहीं होगा, उसकी मनोवृत्ति उदार नहीं होगी, तो वो कभी भी नहीं क्या करेगा, किसी भी प्रकार के उसको इंस्ट्रक्शन अगर दिए जाएंगे, कोई काउंसलिंग उसकी कराई जाएगी, उसको अच्छे जो सजेशंस हैं वो दिए जाएंगे, उसको जो भी इंस्ट्रक्शन या आदेश दिए जाएंगे वो उनको कभी भी फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि वो अनुशासित नहीं है, उसके अंदर उदार मनोवृत्ति नहीं है, ठीक है ना। वो उसके अंदर क्या है, एक रूड बिहेवियर है, उदार बिहेवियर नहीं है, यानी लिबरल मनोवृत्ति उसकी नहीं है। तो उसका विकास करना भी अनुशासन का उद्देश्य है, ठीक है। नेक्स्ट है छात्रों में उत्तम आचरण को उत्पन्न करना। तो उत्तम आचरण जो है वो बहुत जरूरी है अनुशासन के लिए। उत्तम आचरण यानी कि जो बच्चा है वो एक आदर्श हो, मॉडल हो, जिसको कि देखकर जो है वो हर कोई जो है वो एक उसको एक समझ सके कि भाई इस तरीके का जो है अनुशासन जो है वो विद्यालय के अंदर है। तो उससे जो है वो उसके उत्तम आचरण से वो चीज़ जाहिर होगी कि जब बच्चा किस प्रकार से उसका आचरण है, किस प्रकार से वो बोलता है, किस प्रकार से उसका तरीका है, तो उसी से जो है अनुशासन जो है वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये है इस प्रकार से जो है अनुशासन हमारा कि उसके क्या उद्देश्य हैं। अब है कि विद्यालय अनुशासन को प्रभावित करने वाले कारक। आखिर ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि क्लास के अंदर जो है या विद्यालय के अंदर अनुशासन या डिसिप्लिन को प्रभावित करते हैं। तो इसमें हम दो कैटेगरी के अंदर देखेंगे, फॉर्मल और इनफॉर्मल, औपचारिक व अनौपचारिक, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे औपचारिक कारक या फॉर्मल फैक्टर की। तो औपचारिक कारक से तात्पर्य उन कारकों से होता है जिनका संबंध शिक्षा तथा उसके वातावरण से प्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है ना। यानी कि डायरेक्टली जो है वो शिक्षा से या उसके वातावरण से ये कनेक्टेड है। इस प्रकार के जो फैक्टर हैं हमारे वो कहलाएंगे औपचारिक या फॉर्मल फैक्टर, ठीक है ना। जिसमें सबसे पहला है हमारा पाठ्यक्रम या करिकुलम, ठीक है। तो करिकुलम किस प्रकार से अनुशासन को प्रभावित करता है। करिकुलम का मतलब पहली बात तो केवल सिलेबस से आप लोग मत समझ लेना। करिकुलम मतलब होता है कि एक बच्चा विद्यालय के अंदर जो जीवन व्यतीत करता है वो संपूर्ण चीज़ें, जो भी वो कार्यक्रम, जो भी क्रियाकलाप वो विद्यालय के अंदर करता है, वो पूरा का पूरा जो है वो एक करिकुलम या पाठ्यक्रम होता है, समझ गए। तो उसके अंदर न केवल शिक्षण बल्कि खेलकूद, अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम, जो वो अगर कोई ड्रामा करता है, कोई खेल खेलता है, किसी भी प्रकार के कंपटीशन में भाग लेता है, ये सारे के सारे भाषण होता है, भाषण प्रतियोगिता होती है, जो ये सारे की सारी एक्टिविटीज़ होती हैं ये विद्यालय के पाठ्यक्रम के अंदर है। तो अगर विद्यालय का जो पाठ्यक्रम है वो रोचक है, बच्चों के बौद्धिक स्तर, उनके मनोवैज्ञानिक स्तर के अनुकूल है, और बच्चे स्वयं जो है उसमें क्या होंगे, फिर इंटरेस्ट लेंगे, और विद्यालय में वो क्या होगा, अनुशासन बना रहेगा, ठीक है ना। उसके विपरीत अगर बच्चों जो पाठ्यक्रम है वो इस प्रकार का है कि उसमें किसी भी प्रकार के मनोरंजन के लिए कोई जगह नहीं है, और जो उनके मनोवैज्ञानिक स्तर से अधिक ऊपर का जो है वो पाठ्यक्रम है, तो बच्चे क्या होंगे, उन चीज़ों से बोर हो जाएंगे या उसमें कोई भी रुचि नहीं दिखाएंगे। तो इससे उनके अंदर अनुशासनहीनता होगी, क्योंकि वो फिर शरारती
या कुछ उस तरीके का व्यवहार करने लग जाएंगे जो कि स्वीकार्य नहीं है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से करिकुलम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है अध्यापन विधि। विद्यालयों के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि टीचर किस प्रकार से उसकी टेक्निक्स है। अभी भी जो हम देखते हैं कि कुछ विद्यालयों में या जो परंपरागत रूप से जो विद्यालय हैं उनके अंदर जो टीचर्स हैं वो पुरानी विधियों का ही प्रयोग करते हैं और रट्टाफिकेशन के माध्यम से बच्चों को केवल पढ़ाने पर ध्यान देते हैं। उससे जो है बच्चा जो है वो विद्यालय के अंतर्गत वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता है। ठीक है। वो धीरे धीरे उसकी जो रुचि है वो पढ़ने में कम हो जाती है और वो दूसरे कामों में ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि जो है पढ़ाने जो टीचर है उसके अंदर वो टेक्निक ही नहीं है कि वो बच्चों को अपने क्लास में जो है वो बांध के रखे या अट्रैक्ट करके रखे। और इस तरीके से जो है वो क्या होता है, अध्यापन विधि जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्लास के अंदर डिसिप्लिन या अनुशासन को बनाए रखने के। ठीक है ना। नेक्स्ट है शिक्षक की छवि या सील गुण। ठीक है। तो जो शिक्षक की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो काफ़ी हद तक क्या करती हैं, मैटर करती हैं कि किस प्रकार का अनुशासन कक्षा के अंदर या विद्यालय के अंदर होगा। ठीक है ना। अगर जो शिक्षक है वो स्वयं ही क्या है, एक अपने आप में एक ईमानदार व्यक्ति है, एक कर्तव्यपरायण व्यक्ति है, स्वयं ही एक क्या बोलते हैं जिसको टाइम का पक्का है, जिसको कहते हैं हम क्या कहते हैं, समय से चल मतलब जो अपने काम के लिए प्रतिबद्ध है, ऐसा कह सकते हैं हम। इस प्रकार की जब टीचर की छवि होती है तो बच्चे भी क्या होते हैं उसी अकॉर्डिंग जो है अपने आप को अनुशासित रखते हैं। जब उसे पता है कि टीचर रेगुलर आते हैं, रेगुलर जो है सवाल करते हैं, रेगुलर होमवर्क चेक करते हैं, हर चीज़ जो है वो तरीके से पढ़ाते हैं और वाकई में जो है वो एफर्ट्स लगाते हैं, तो उस इस प्रकार की छवि वाले टीचरों के साथ जो है वो बच्चे स्वतः ही अनुशासित रहते हैं। ठीक है ना। दूसरी तरफ अगर उन्हें लगता है कि जो टीचर है वो स्वयं ही क्या है, उसके अंदर वो क्वालिटीज़ ही नहीं है, स्वयं वो क्या है अनुशासनहीन है, वो अपने समयबद्ध तरीके से नहीं आता है, कभी आता है तो बच्चों के साथ क्या है अलग तरीके का व्यवहार करता है, तो उससे क्या होता है शिक्षक की जो छवि है वो खराब हो जाती है और उससे फिर बच्चे जो है वो अनुशासनहीन व्यवहार करने लग जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है उचित पुरस्कार एवं उचित दंड। ठीक है। तो क्लास के अंदर जो है अगर बच्चे कुछ अच्छा काम करते हैं तो उन्हें उचित जो है अप्रिसिएशन अगर मिलता है, और उसके बाद अगर वो कुछ गलत काम करते हैं तो उन्हें इस प्रकार का दंड दिए जाना ताकि वो क्या करें, भविष्य में उस काम को ना करें बल्कि और अच्छे कामों के लिए प्रेरित हों, यानी कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो इस प्रकार से हो, तो उससे क्या होता है फिर बच्चे जो है वो अनुशासित रहते हैं। दूसरी तरफ अगर जो है टीचर जो है इस प्रकार के व्यवहार को दिखाते हैं कि वो अनुचित बातों पर दंड दिए जा रहे हैं और बच्चे जो है वो इस माहौल में जो है वो क्या करते हैं, आप देखते होंगे कि कई टीचर जो है वो बिना बात के ही बच्चों को मारने लग जाते हैं, तो इस तरीके से बच्चे जो है फिर और ज़्यादा जो है अनुशासनहीनता दिखाते हैं। ठीक है। तो ये उचित हमें बच्चे को उनको जो पुनर्बलन है और अप्रिसिएशंस है और उचित जो दंड है वो मिलना जरूरी है। फिर है कि कक्षा का जो भौतिक वातावरण है, तो कक्षा का जो हमारा भौतिक वातावरण है या फिजिकल इन्वायरमेंट है वो भी काफ़ी हद तक क्या करता है, एक रोल प्ले करता है। वो किस प्रकार से करता है, अगर कक्षा के अंदर जो है पर्याप्त मात्रा में रोशनी है, हवा है, छात्रों की संख्या को बैठने के लिए आरामदायक जो है बेंचें हैं, डेस्क हैं, तो इससे क्या होता है साफ सफाई अच्छी है तो उससे बच्चों के अंदर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है और बच्चे अनुशासित होते हैं। दूसरी तरफ अगर जो कक्षा है वो गंदगी अव्यवस्था और इस प्रकार से है कि वहाँ पर न लाइट की व्यवस्था है, न फैन चल रहे हैं, गर्मी में बच्चे परेशान हो रहे हैं, तो उससे क्या होंगे बच्चे अनुशासनहीनता दिखाएंगे और पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। ठीक है ना। तो इससे जो फिजिकल इन्वायरमेंट क्लास का होता है वो भी काफ़ी हद तक मैटर करता है। ठीक है। नेक्स्ट है पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण का मतलब होगा इंस्पेक्शन। ठीक है ना। तो इस प्रकार जिस स्कूल में जो है छात्रों का ठीक ढंग से जो है देख रेख उनका पर्यवेक्षण किया जाता है तो वहाँ के बच्चे अनुशासित होते हैं और वो क्या होते हैं सेल्फ जो है क्या कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं। ठीक है। दूसरी तरफ जहाँ पर बच्चों पे कोई भी देख रेख नहीं होती है, कोई देखने वाला अधिकारी नहीं है, पर्यवेक्षण नहीं है, तो वहाँ पर क्या होता है बच्चे भी अनुशासनहीन होते हैं। उन्हें पता है कि यहाँ पर न तो कोई देखने आता है न कोई पूछने वाला है। ठीक है। समय समय पर अगर विद्यालय के अंदर जो है वो प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल वो लगातार क्लासों के अंदर जांच करते हैं,
देखने आते हैं कि भाई कहाँ पर किस प्रकार की चीज़ें चल रही है, पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है। क्लास के अंदर अगर कहीं फर्नीचर टूटा है, कुछ टूटा है, ब्लैक बोर्ड ख़राब है, कहीं पे भी कोई अव्यवस्थाएं, उन सब की इंस्पेक्शन अगर टाइम टू टाइम होती है तो बच्चे भी खुद क्या होते हैं, डिसिप्लिन्ड रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है स्कूल में छात्रों की संख्या। तो स्कूल के अंदर जो है वो छात्रों की संख्या भी काफ़ी हद तक मैटर करती है। अगर 50 बच्चों का स्कूल है या 30 बच्चे हैं और उन पर एक ही स्टूडेंट, एक ही टीचर है मात्र प्राइमरी के अंदर या कहीं पर भी, तो एक ही टीचर जो है वो उन सबको मैनेज करने में असमर्थ होगा। ठीक है ना। और जाहिर सी बात है ऐसी स्थिति में अनुशासनहीनता होगी। तो यानी पर्याप्त मात्रा में जो है वो शिक्षकों की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक भी जो मैंने बताया कि करिकुलम का ही एक पार्ट होती है, तो इसीलिए यहाँ पर पाठ्य पुस्तक भी जो है वो ऐसा मनोवैज्ञानिक रूप से स्टडी में पाया गया है कि पाठ्य पुस्तक भी काफ़ी हद तक जो एक रोल प्ले करते हैं बच्चों को अनुशासित रखने में। ठीक है ना। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे अनौपचारिक कारकों की या इनफॉर्मल फैक्टर्स। इनफॉर्मल फैक्टर्स वे कारक होते हैं जिनका संबंध शिक्षा से परोक्ष रूप से होता है, यानी कि डायरेक्ट तो नहीं होता है लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये बच्चे के छात्रों के व्यवहार को इफेक्ट करते हैं। ठीक है ना। तो देखते हैं ये कौन कौन से कारक हैं और ये किस प्रकार से बच्चों के व्यवहार को इफेक्ट करते हैं। पहला है घरेलू वातावरण। तो बच्चे के जो घर का वातावरण है वो काफ़ी हद तक जो है बच्चे के व्यवहारों को अफेक्ट करता है। बच्चे के घर में अगर माँ बाप के अंदर जो है, माँ बाप के बीच में जो है लगातार लड़ाइयाँ होती हैं, उनके अपने जो है फैमिली मेम्बर्स के बीच में जो है वो हिंसा का वातावरण है, या बच्चे के अंदर किसी भी प्रकार से घर के अंदर माहौल असंतोष का है, तो बच्चा जो है वो परेशान होता है और वो फिर उसी प्रकार के उसके अंदर आक्रामक बिहेवियर उसका हो जाता है। ठीक है। तो वो उदंडी बच्चा एक तरह से बन जाता है और ढीठ भी हो जाता है। तो इस वजह से जो है वो फिर स्कूल में भी उसी तरीके की अनुशासनहीनता दिखाता है। ठीक है। तो पहला है जो है वो घरेलू वातावरण। दूसरा हम बात करेंगे परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति। तो जो सोशल और जो इकोनॉमिकल स्थिति है परिवार की वो भी काफ़ी हद तक मैटर करती है। कई परिवारों की जो है स्थितियाँ वो इस प्रकार की होती हैं कि वो वहाँ पर ना तो माँ बाप जो है बच्चों के ऊपर ध्यान दे पाते हैं क्योंकि वो अपने मजदूरी काम में व्यस्त हैं, और ना ही कोई और उन पर ध्यान देने वाला है, ना कोई उनका होमवर्क चेक करने वाला है। तो इस स्थिति में बच्चे जो हैं वो ना तो कोई काम करते हैं, ना तो पढ़ने में इंटरेस्ट होते हैं। तो इस तरीके से वो क्या नहीं होंगे, अनुशासनहीन रहेंगे, न तो होमवर्क टाइम पे करेंगे, न तो कोई और काम में इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है ना। तो घर का जो सामाजिक स्थिति है वो भी काफ़ी हद तक मैटर करती है। ठीक है। नेक्स्ट है पास पड़ोस। ठीक है ना, यानी कि नेबरहुड। तो नेबरहुड भी काफ़ी हद तक जो है वो बच्चों के दिमाग पर या उनके व्यवहार को इफेक्ट करता है। ठीक है ना। आपने देखा होगा कि जो जहाँ पर जो है आस पड़ोस जिस प्रकार से होगा बच्चे भी उसी प्रकार से हो जाते हैं। ठीक है ना। अगर आस पड़ोस के बच्चे सब पढ़ने वाले हैं तो बच्चे खुद भी, वो बच्चा भी उसी प्रकार से हो जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट है साथीगण। साथीगण या ये वही बात होगी पियर्स ग्रुप। तो पियर्स ग्रुप जो है, क्योंकि जो बच्चा होता है जब 6 से 12 साल की एज में होता है, तो आपको पता है जो जीन पियाजे ने क्या कहा है, इस अवस्था को खेल अवस्था। तो इस अवस्था में जो है बच्चे जो है सबसे ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ रहना, खेलना, अपने ग्रुप में खेलना पसंद करते हैं, और अपने ग्रुप में वो एक तरह से लीडर की भूमिका निभाते हैं। वो उनमें नेतृत्व क्षमता का भी विकास होता है। लेकिन और वो काफ़ी कुछ जो जो बातें होती हैं वो अपने ग्रुप से, अपने ग्रुप के प्रति वो इस टाइम पर एक निष्ठावान होते हैं और सारी बातें अपने ग्रुप से ही सीखते हैं। तो इस स्थिति में क्या होना जरूरी है कि अपना जो उनका ग्रुप है वो सही होना जरूरी है। ठीक है। अगर उस ग्रुप में ही इस प्रकार के अनुशासनहीन बच्चे हैं जो कि कुछ नहीं करते हैं, तो वो बच्चा भी उसी प्रकार से सीख जाएगा। अगर वो गलत आदतें लिए हुए हैं वो ग्रुप में वाले बच्चे, तो वो बच्चा भी इसी प्रकार से सीखेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है सामाजिक मानक। ठीक है। तो जो सामाजिक जो मानक है, कक्षा में छात्र कहाँ तक अनुशासित रहता है, यह बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि उस समाज के जो नॉर्म्स हैं वो, या जिस समाज में उसे पाला पोसा गया है वो कैसा समाज है। ठीक है ना। तो ये काफ़ी हद तक जो है वो मैटर करता है। ठीक है। तो ये हमारा अब है कि नेक्स्ट विद्यालय में अनुपस्थिति या विद्यालय छोड़ने के क्या कारण हैं। ठीक है। तो विद्यालय, कई बच्चे जो है वो, या भारत के अंदर बहुत से बच्चे ऐसे हैं हमारे जो कि 8वीं क्लास या 10वीं क्लास तक आते आते जो है स्कूल को छोड़ देते हैं, या स्कूलों से बंक मारते हैं, बहुत कम जो है स्कूल जाते हैं, अनुपस्थित रहते हैं ज़्यादातर। तो इनकी अनुपस्थिति या विद्यालयों को छोड़ने का क्या कारण हो सकता है। ठीक है। तो हमें देखना है ये चीज़।
तो सबसे पहला जो कारण है वो है विद्यालयों की दयनीय स्थिति, ठीक है ना। तो विद्यालयों की दयनीय स्थिति में वही चीज़ दोबारा से बात होती है कि भाई पर्याप्त मात्रा में विद्यालयों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पर्याप्त मात्रा में जो है कमरे नहीं है, तो कमरे हैं तो सुविधाएं नहीं है, ठीक है ना। तो इस स्थिति में जो है जब बच्चा जो है इस प्रकार के स्कूलों में जाता है तो उसका मन ही नहीं करता है स्कूल में दोबारा जाने का, और इस वजह से वो जो है वो अनुपस्थित रहने लग जाता है, और अनुपस्थित रहते रहते बाद में वो विद्यालय भी छोड़ देता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है, रीज़न है, ठीक है। दूसरा है विद्यार्थियों की भौगोलिक व आर्थिक समस्याएं। तो कहीं जो हमारे देश के अंदर आपको पता है कि अलग अलग जो है ज्योग्राफी है, कहीं पर रेगिस्तानी इलाके हैं, ठेठ पहाड़ी इलाके हैं, नक्सलाइट एरिया हैं, कुछ वैसे एरिया हैं, जनजातीय क्षेत्र हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में विषम भौगोलिक परिस्थितियां होने के कारण जो है, और दूसरा जो है कई परिवारों में आर्थिक समस्या होने के कारण वो क्या करते हैं, बच्चों को स्कूल भेजना प्रेफर करते हैं, या प्रेफर करते भी हैं तो वो ज़्यादा समय तक स्कूल में पढ़ाना बच्चों को पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से है। नेक्स्ट है दोषयुक्त पाठ्यक्रम की समस्या। जो हमारा जो पाठ्यक्रम या करिकुलम है वो भी क्या है, दोषयुक्त कहीं ना कहीं है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों की इंटरेस्ट का, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान नहीं दिया जाता है, और उनको किताबी ज्ञान जो है वो पढ़ाने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, जिससे बच्चे विद्यालय के जीवन में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। उन्हें लगता है कि ये हमारे जो है वो आम जीवन या सामान्य ज़िंदगी से इसमें हमारा इसका कोई भी रोल नहीं है, तो इसलिए वो इसको जो बच्चे होते हैं, कई बच्चे वो इसको छोड़ देते हैं स्कूल में, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोषयुक्त शिक्षा का जो प्रशासन है। तो जो शिक्षा का जो प्रशासन है, जिसके अंदर हमारे प्रधानाध्यापक, शिक्षा विभाग के जो विभिन्न पदाधिकारी होते हैं, कई बार जो है हम देखते हैं कि इनका जो व्यवहार होता है वो भी जो है शिक्षा के प्रति उदासीन होता है, जिस कारण से जो है शिक्षा का स्तर नीचे गिरता जाता है। वो लोग जो है सरकार की जो स्कीम्स हैं, सरकार की जो सर्व शिक्षा अभियान नीतियां हैं, इनको लागू करने के लिए उतने ज़्यादा तत्पर नहीं दिखते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं एक रीज़न बन जाता है जिसकी बच्चे जो है वो स्कूलों को छोड़ते हैं, ठीक है ना। यानी कि वो अपने तरह से पूरे प्रयास नहीं करते हैं, जिसको कहते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा की दोषपूर्ण नीति या जो है डिफ़ॉल्ट नीति। तो इस जो शिक्षा की हमारी नीतियां हैं उसमें भी जो है कहीं ना कहीं जो है वो डिफ़ॉल्ट है, क्योंकि शिक्षा की नीतियों में जो है वो केवल टीचर ट्रेनिंग्स की बात तो की जाती है, लेकिन प्रॉपर मात्रा में जो है टीचर ट्रेनिंग नहीं होती है। या कई विद्यालयों के अंदर, देश के अंदर अलग अलग जगहों पर आज भी जो है वो बिना प्रशिक्षित जो है वो टीचर वो भर्ती हैं, और वो अभी भी पढ़ा रहे हैं। तो इस स्थिति में वो बच्चे जो है वो जो टीचर जो अप्रशिक्षित है, तो उसे मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं होने के कारण वो बच्चों से उस प्रकार से डील नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से जो है बच्चे विद्यालय छोड़ने को मजबूर होते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक कारण हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट कारण, अपव्यय व अवरोधन, वेस्टेज एंड ब्लॉकेज। तो ये जो टर्म्स हैं दोनों, ये इनके ऊपर क्वेश्चन कई बार बनते हैं कि अपव्यय क्या हुआ और अवरोधन क्या हुआ। तो अपव्यय का मतलब होता है कि बच्चे जब जो है वो किसी कारण से स्कूल जो है एडमिशन तो लेते हैं, लेकिन वो समय से अपनी जो प्राइमरी एजुकेशन है या अपनी एजुकेशन पूर्ण होने से पहले ही शिक्षा को छोड़ देते हैं। तो वो क्या हो गया, अपव्यय हो गया, क्योंकि सरकार ने अभी तक जितना भी पैसा उनके ऊपर, उनकी एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट किया है, चाहे उसमें बच्चे ने 4 5वीं तक पढ़ा या 6वीं तक पढ़ा, तो उसका क्या हो गया, अपव्यय हो गया। और अवरोधन का मतलब होता है कि अगर बच्चा एक ही क्लास में एक से ज़्यादा बार जो है वो रुक जाता है, तो वो क्या हो गया, अवरोधन या ब्लॉकेज हो गया। तो ये दोनों ही जो है वो कारण जो है वो भारत के अंदर जो है शिक्षा के सार्वभौमिकरण में एक बड़ी बाधा है, ठीक है ना। क्योंकि मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो नामांकन तो करते हैं, यानी कि इनरोलमेंट तो बच्चों का है, लेकिन रिटेंशन जो है नहीं हो पाता। तो सर्व शिक्षा अभियान में जो ये दो चीज़ों के ऊपर ही बात की गई थी कि आखिर बच्चे जो है वो जब उनका नॉमिनेशन तो पूरा है लेकिन रिटेंशन नहीं हो पा रहा है, तो रिटेंशन भी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। कि बच्चे एटलीस्ट 8वीं क्लास तक जो है वो रिटेन रहें, तब जाके हम बोलेंगे कि प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण हुआ है। और नेक्स्ट है योग्य शिक्षकों का अभाव। तो अगेन वही बात है कि ऐसे शिक्षकों का जो कि प्रशिक्षित हों, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के जानते हों, शिक्षण के सिद्धांतों की जानकारी रखते हों, और टीचिंग टेक्निक्स को जानते हो, इस प्रकार के प्रशिक्षित जो शिक्षकों का अभाव है, और वो दुष्कर जो क्षेत्र हैं उनमें जाना भी पसंद नहीं करते हैं, ठीक है।
तो इसीलिए जो है वो कहीं ना कहीं उन क्षेत्रों में बच्चे स्कूलों को छोड़ते हैं। ठीक है, अब इसका निराकरण क्या हो सकता है? समस्या का निराकरण विद्यालय परिसर के अंदर बुनियादी सुविधाओं के अभाव को दूर करके हम क्या कर सकते हैं, इसका इन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। यानी कि जो बेसिक फैसिलिटीज हैं उनको अगर हम ले आएँ विद्यालय परिसर में तो इस समस्या को निपटा सकते हैं। पहला पहला टर्म्स हो गया। दूसरा है शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो छात्रों की आयु, उनकी आवश्यकताएं, उनकी रुचियां यानी इंटरेस्ट और उनके जो वास्तविक जीवन यानी रियल लाइफ से संबंधित होना चाहिए। इस प्रकार के पाठ्यक्रम को बनाया जाए जो कि वास्तव में उनके रियल लाइफ, उनके वास्तविक जीवन के लिए जो है उपयोगी साबित हो। ठीक है ना। नेक्स्ट है कि विद्यालय के प्रशासन पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। निरीक्षक हेतु पर्याप्त निरीक्षकों एवं पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। यानी कि जितने भी जो विद्यालय प्रशासन है वो अच्छे तरीके से काम करे और समय समय पर निरीक्षक यानी कि जो आपका निरीक्षण करते हैं उनकी नियुक्ति हो, पर्यवेक्षक जो इंस्पेक्शन करने वाले आते हैं उनकी भी नियुक्ति हो और उनके द्वारा समय समय पर विद्यालय की सारी भी गतिविधियों को चेक किया जाए ताकि जहाँ पर भी कमी नज़र आए उसको सही किया जा सके। ठीक है, तो यह है चेक। नेक्स्ट है छात्रों की जो आर्थिक स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा, पुस्तकों, जूते, वर्दी आदि का निःशुल्क वितरण किया जाए। तो दोस्तों जो ये चीज़ें हैं ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो गरीब छात्र है, बहुत निर्धन है, उसके माता पिता मजदूरी करते हैं, उसके घर में रात के खाने की भी रोटी के वांदे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या वो या उसके घर वाले उसको पढ़ाई, शिक्षा इसके लिए जो है वो पैसा अफोर्ड कर पाएंगे या वो उसको पढ़ाना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं पढ़ाना चाहेंगे। ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में सरकार को क्या चाहिए कि वो उनके लिए सभी प्रकार की व्यवस्था करे, चाहे वो पुस्तक हो, चाहे वो जूते हों, उनके ड्रेस हो, हर चीज़ वो फ्री में गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जानी चाहिए ताकि बच्चा जो है वो अगर उसके पास कुछ भी नहीं है तभी भी जो है वो विद्यालय के अंदर पढ़े। ठीक है ना। नेक्स्ट है देश की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निश्चित जनसंख्या के आधार पर विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए ताकि दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों को भी शिक्षा प्रदान की जा सके। यानी जो दुर्गम एरिया हैं उनके लिए जो है पर्याप्त विद्यालय और वहाँ पर टीचरों को पहुँचाने का भी पर्याप्त प्रबंध होना चाहिए। और इसका उदाहरण तो हम खुद उत्तराखंड के अंदर ही देखते हैं कि किस प्रकार से जो है मैदानी जो ज़िले हैं उसमें ज़रूरत से ज़्यादा टीचर हैं और जो पहाड़ी हमारे ज़िले हैं वहाँ पर सारे जो टीचर हैं वो अपना ट्रांसफ़र नहीं चाहते हैं, वहाँ पर कोई भी काम नहीं करना चाहता है। तो वो क्या है कहीं ना कहीं इन चीज़ों ये भौगोलिक जो विषमता है उसके कारण जो है इन क्षेत्रों में बच्चे जो है वो पढ़ने से दूर रह जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है विद्यालयों में आरटीई का जो नियम है वो लागू करा जाए और 1:30 का जो रेशियो उन्होंने बताया था टीचर और स्टूडेंट का वो लागू किया जाए। उसके लिए क्या जरूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्कूलों को खोला जाए। ठीक है ना, तभी ये रेशियो हो पाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है टीचर भर्ती किए जाएँ। ठीक है ना। और टीचरों की जो रिक्रूटमेंट है, टीचर रिक्रूटमेंट कब होगी? जब शिक्षा के ऊपर खर्च को बढ़ाया जाएगा। जैसे कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंदर यही बात बोली गई कि भाई जो एजुकेशन के ऊपर खर्च है वो क्या हो, एटलीस्ट जीडीपी का 6% हो। तो जब जीडीपी का अभी तक 3-4% के आसपास खर्च होता है, अगर 6% जो है जीडीपी का वो खर्च होने लग जाए तो आने वाले समय में जो है वो और ज़्यादा टीचरों की जो है वो भर्ती हमें देखने को मिलेगी और उनको अच्छी जब सैलरी मिलेगी, अच्छा उनको वेतन भत्ते मिलेंगे तो वो अच्छे जो टैलेंटेड लोग हैं वो इस क्षेत्र में आएंगे और बच्चों का जो भविष्य है वो उज्जवल होगा। ठीक है। तो ये नेक्स्ट है कि शिक्षा द्वारा हम उपयुक्त शिक्षण जो विधियां हैं, कौशल हैं और उचित जो शिक्षण सामग्री है उनका प्रयोग करना। यानी कि शिक्षक जो हैं वो ट्रेंड होने चाहिए, उनको शिक्षण विधियों का नॉलेज होना चाहिए, स्किल्स पता होने चाहिए और जो है उचित जो शिक्षण सामग्री है पढ़ाने के लिए उसका भी प्रयोग होना चाहिए। ऐसे नहीं कि खाली वहाँ पर लेक्चरबाजी करने चले गए। ठीक है। नेक्स्ट है शैक्षिक प्रशासन की बात हो रही है कि आखिर जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है या टीचिंग एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या होता है। तो शिक्षा जो व्यवस्था है उसकी कुशलता शैक्षिक प्रशासन पर ही निर्भर करती है। शैक्षिक जो प्रशासन है उसे ही देश के शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं को वो बनाता है। यानी कि जो हमारा प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वही क्या करता है कि देश के अंदर किस प्रकार से शिक्षा के लक्ष्यों को हम प्राप्त करें उसके लिए जो है अनेक प्रकार की योजनाएं जो है वो प्रशासन बनाता है और जो प्रशासनिक ढांचा खड़ा करा गया है वो क्या करता है उसको क्रियान्वित करता है, जिसके अंतर्गत आपको पता है क्या क्या होता है
हमारे ऊपर से लेकर नीचे तक जो है अपर जो है वो शिक्षा अधिकारी होते हैं, फिर बेसिक शिक्षा के अलग अधिकारी होते हैं, फिर जो है वो प्रधानाचार्य होते हैं, फिर वाइस प्रिंसिपल होता है, फिर और जो है स्टाफ होते हैं। तो ये पूरा क्या होता है, एक एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है। वर्तमान में शैक्षिक जो प्रशासन है उसका कार्य केवल शिक्षा की व्यवस्था करना ही नहीं है, बल्कि शिक्षा संबंधी योजनाओं को बनाना, संगठन पर ध्यान देना, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण आदि अनेक कार्यों को करना है। तो ये सारे काम जो है वो किसके हैं, आपके शैक्षिक प्रशासन के हैं, कि वो प्लानिंग भी करे, ऑर्गेनाइजेशन को भी मेंटेन करे, निर्देश दे, अलग अलग इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराए और समय समय पर इंस्पेक्शन करे। ये सारे काम जो है वो प्रशासन के हैं, केवल पढ़ाई करवाना उनका काम नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट है जो हेनरी फयाल हैं मनोवैज्ञानिक, उनके अनुसार जो है शैक्षिक जो प्रशासन है वो 5 तत्वों की एक प्रक्रिया है। ठीक है ना। तो उन्होंने कौन से 5 तत्व या 5 एलिमेंट्स माने हैं, वो हैं हमारे, पहला है नियोजन या प्लानिंग, दूसरा है संगठन या ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है आदेश या ऑर्डर, चौथा है समन्वय या कोऑर्डिनेशन, और नेक्स्ट है नियंत्रण या कंट्रोल। तो इस प्रकार से उन्होंने ये 5 जो फैक्टर हैं, एलिमेंट्स हैं, ये माने हैं कि किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए ये ज़रूरी है कि सबसे पहले जो है वो प्लानिंग की जाए, फिर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस प्रकार से उसको इम्प्लीमेंट करेगा, फिर जो आदेश हैं उनका पालन हो, और समन्वय यानी कि जितनी भी जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, चाहे वो बेसिक शिक्षा की हैं, माध्यमिक शिक्षा की हैं, अपर शिक्षा, इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन हो, और लास्ट में कंट्रोल यानी कि किस प्रकार से सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काम करेंगे उसका कंट्रोल हो। ठीक है ना। तो ये हमारा जो है वो प्रशासन है। अब शिक्षा जो है उसके क्षेत्र में जो है संगठन जिस ढांचे या तंत्र को खड़ा करता है, शैक्षिक प्रशासन उसे कार्यान्वित करने में सहायक होता है। यानी कि जो भी स्ट्रक्चर जो है वो सरकार ने खड़ा कर रखा है इसके लिए, उसके अंतर्गत कार्यान्वयन या उसके अंदर जो काम करता है वो कौन है, शैक्षिक प्रशासन है। ठीक है ना। जिससे कि शैक्षिक उद्देश्य की अधिकाधिक प्राप्ति संभव होती है। यानी कि शिक्षा के जो उद्देश्य हैं हमारे, वो कब प्राप्त होंगे, जबकि जो प्रशासनिक ढांचा है वो बिल्कुल सही काम करेगा हर एक स्तर पर। ठीक है ना। तो जो ग्राम वेलफेयर हैं उन्होंने कहा कि शैक्षिक प्रशासन का जो उद्देश्य है वो उत्तम छात्रों को योग्य शिक्षकों से समुचित शिक्षा प्राप्त कराने हेतु सक्षम और योग्य बनाना। यानी कि इसका जो उद्देश्य है वो सबसे पहले कि उत्तम जो है वो छात्र होने चाहिए और उनको योग्य शिक्षक मिलने चाहिए, जिससे कि उनकी शिक्षा को और ज़्यादा सक्षम और योग्य बनाया जा सके। ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है। इसके बारे में कुछ और बातें भी हैं, वो हम कुछ नेक्स्ट वीडियो जो है उसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिए। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक सो मच। गुड नाइट।